कोरोना के खिलाफ देश में आज सबसे बड़े ऑपरेशन का ड्राई रन चल रहा है। वैक्सीन कैसे आप तक आएगी, कैसे लगेगी, 119 जिलों के 260 सेंटर्स पर इसका मॉक ड्रिल चल रहा है। लेकिन वैक्सीन की कीमत, उसके साइड इफेक्ट्स को लेकर सबके मन में कई सारे सवाल हैं। आज आपके हर सवाल का सबसे ऑथेंटिक जवाब मिलेगा, क्योंकि हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर के विजन। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। प्रोफेसर के विजन, 5 राज्यों में ड्राई रन हो चुके हैं और आज से पूरे देश में ड्राई रन चल रहा है। इसका मोटिव क्या है और ये वैक्सीनेशन कैसे किया जाएगा? ड्राई रन बहुत ज़रूरी है। जो भी आप करते हैं, इम्तिहान हो या टेस्ट मैच हो या फौज जब जाती है, वो पूरा टेस्ट करके, ट्रायल करके आगे बढ़ती है। और हमारे देश में अभी उम्मीद है कि हम फर्स्ट राउंड में प्रायोरिटी ग्रुप में 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन देंगे। उसके लिए ड्राई रन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे ही रेगुलेटर परमिशन देते हैं तुरंत वैक्सीन की रोल आउट होनी चाहिए सारी देश में प्रायोरिटाइजेशन के अनुसार। तो उसके लिए 5 स्टेट में ड्राई रन हुई है। वहाँ डिस्ट्रिक्ट्स चुने गए हैं। उन डिस्ट्रिक्ट्स में पूरा ट्रायल हुआ है कि वैक्सीनेशन कैसे होगी, नेटवर्क कैसे होगी, वैक्सीन्स कैसे पहुंचेंगे, कैसे वैक्सीनेट किया जाएगा, और डमी वैक्सीनेशन प्रोग्राम चालू करके पूरा टेस्ट किया गया है। और अभी वो पूरा टेस्ट खत्म हो चुकी है और वैक्सीन जब रोल आउट होगी हम तुरंत आगे जा सकते हैं। सर, वैक्सीनेशन को लेकर कोविन टेक्नोलॉजी का जिक्र किया जा रहा है। ये टेक्नोलॉजी क्या है और कोरोना वैक्सीन लगाने में इसका क्या रोल रहेगा? कोविन टेक्नोलॉजी एक ऐसी आईटी बैकबोन है जो एक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क कह के पहले से है। उस वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क से हम हमारे चाइल्डहुड इम्यूनाइजेशन, बच्चों की इम्यूनाइजेशन और मैटरनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम काफ़ी ज़बरदस्त कई सालों से चला रहे हैं। उसमें क्या होता था और हो रही है अभी भी कि वैक्सीन जब आती है उसको वायल में पैकेज किया जाता है, उसका बार कोडिंग होती है, उसका टेम्परेचर कंट्रोल की चेक होती है कि कहीं गलती से या पावर फेलियर से अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए तो उसका मेजरमेंट तुरंत इंफॉर्मेशन आ जाती है। क्या वैक्सीन दिया गया, कितने डोज दिया गया, कब दिया गया, कहाँ दिया गया, वो सब उसमें आती थी। अभी ये कोविन टेक्नोलॉजी में इसको मान लीजिए कि 100 गुना और एम्पलीफाई किया है। और इसमें हमारी उम्मीद है कि आने वाले 3 महीनों में 30 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करेंगे और उसके बाद और भी लोगों को वैक्सीनेट करेंगे। तो ये बहुत बड़ी, जैसे हमारी इलेक्शंस होती है उस तरह की प्रोग्राम। और जिस तरह से इलेक्शन में पूरा कंप्यूटराइज्ड है बैक एंड में, कि पता चलता है काउंटिंग होने के तुरंत सब आ जाती है, उसी तरह से ये भी पूरा तैयार किया गया। सर, टेक्नोलॉजी जो लोग नहीं समझ पाते उन तक आप ये वैक्सीन कैसे पहुंचाएंगे? क्योंकि डेटा को ऐप पर डालना बहुत मुश्किल है। गांव देहात के में लोगों के पास फोन नहीं है, इंटरनेट नहीं है, उन तक आप अपनी रीच कैसे बनाएंगे? नहीं, मैं बिल्कुल साफ कहना चाहता हूँ, टेक्नोलॉजी आपके लिए, नागरिक के लिए ज़रूरी नहीं है। जिनके पास हो उनके पास है, जिनके पास नहीं है उनको भी बिल्कुल साफ तरह से वैक्सीन मिलेगी। टेक्नोलॉजी इसीलिए है कि वैक्सीन पहुंचे सही जगह पर, और उसके बाद जिस तरह से आपका इलेक्शन में आइडेंटिफिकेशन होती है, आपका हेल्थ केयर आईडी होती है, कई तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, वो आइडेंटिफाई करेंगे। जिनके पास फ़ोन ही नहीं है उनको वैक्सीन मिलेगी, जिनके पास फीचर फ़ोन है उनको भी मिलेगी, जिनके पास स्मार्टफोन है उनको भी मिलेगी। वो तरह तरह के लोगों तरह तरह से इंफॉर्मेशन नेटवर्क को यूज कर सकते हैं। इसमें कोई शक ही नहीं है और जरूर होगी। लेकिन सर, किसको कौन सी वैक्सीन मिलेगी, पहले कैसे ये वैक्सीन दी जाएगी, सरकार ये कैसे तय करेगी? लॉजिस्टिकल अरेंजमेंट कैसे तय किए जाएंगे? तो भारत सरकार ने 2 लेवल पे काम किया है। एक तो अपने नेशनल लेवल कमिटीज में और हर स्टेट में पूरा डॉक्यूमेंट हुई है कि किस एज ग्रुप में कैसे कैसे, कौन से जगह में कितने लोग हैं। और ये भी तय किया है कि फ्रंटलाइन वर्कर्स जो करीब 2 करोड़ हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स करीब 1 करोड़ हैं,
और ये जो हमारे 50 साल के ऊपर उम्र वाले लोग करीब 26 करोड़ हैं, इन लोगों को पहले दिया जाएगा। इनका पूरा डॉक्यूमेंटेशन कहाँ कहाँ इस उम्र के लोग, इस फ्रंटलाइन वर्कर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स कहाँ हैं, क्या है, उनका भी डॉक्यूमेंटेशन हो चुकी है। तो पूरा स्टेट से लेके गांव तक जिनको पहले चाहिए वैक्सीन, उनको मिलेगी और जल्दी ही मिलेगी। इस वैक्सीन को पहुंचाने के लिए कोल्ड चेन की बार बार चर्चा हो रही है, तो कोल्ड चेन की ज़रूरत क्या बहुत ज़्यादा है और क्या हमारे देश में इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है? कोल्ड चेन, अभी जो वैक्सीन आने वाले हैं उनका कोल्ड चेन का पूरा तैयारी बिल्कुल पूरी तरह से है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और पहले 3 महीने में वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी जैसे बढ़ती है, पूरी कोल्ड चेन है। सेकेंड और थर्ड क्वार्टर में, दूसरी और तीसरी क्वार्टर में ये कोल्ड चेन की रिक्वायरमेंट्स और हो सकती है, जैसे वैक्सीन की सप्लाई भी बढ़ जाती है, तो तब तक ये पूरी तरह से तैयार हो जाएगी। तब तक भी ये हो सकता है और भी वैक्सीन आएँ जिनका कोल्ड चेन का डिमांड जो है इससे भी कम टेम्परेचर की डिमांड हो। उसमें इतनी कष्ट नहीं है जितना लोग कहते हैं कि -20 डिग्री या -70 डिग्री का फ्रीज़र हमारे पास है कई जगह में, जो बहुत ज़्यादा कोल्ड टेम्परेचर में चाहिए उस तरह के फ्रीज़र कई जगह में डाले जा सकते हैं। अगर उस तरह के वैक्सीन आते हैं, वो अभी नहीं आएंगे, थोड़े बाद में आ सकते हैं, तब लोग वैक्सीन के पास जाएंगे और जो साधारण टेम्परेचर में, रेफ्रिजरेटर के टेम्परेचर में वैक्सीन हैं, वो हर जगह पहुंच सकती है और वैक्सीन लोगों के पास जाएगी। इस तरह से पूरा कवरेज हो सकती है। अभी जो है प्रायोरिटी ग्रुप्स को देने में गवर्नमेंट का फोकस है और वो उसके लिए कोल्ड चेन की तैयारी पूरी तरह से है। डॉक्टर साहब, सीरम इंस्टीट्यूट में वैक्सीन की मिलियन डोसेज तैयार हैं, जो जानकारी मिली है। इन्हें दूसरे देशों को भी वैक्सीन देना है, क्या ये कमिटमेंट है? और अगर ये कमिटमेंट है तो सरकार इसे किस तरह से देख रही है? हमें इसमें 2 चीजें याद रखनी चाहिए। पहले, प्रधानमंत्री जी ने साफ साफ कहा कि भारत का कमिटमेंट है ना सिर्फ भारत को वैक्सीन बनाना, लेकिन सारी दुनिया के लिए बनाना। वो हमेशा बनाते रहे हैं और अभी भी चलेगी। दुनिया में बच्चों को यूनिसेफ के प्रोग्राम से 3 वैक्सीन में से 2 वैक्सीन हिंदुस्तान में बनती है। ये गर्व की बात है और इसको चालू रखना है, क्योंकि हमारा ये कमिटमेंट है। ये वैक्सीन का याद रखिए, ये वैक्सीन ऑक्सफोर्ड, एस्ट्राजेनेका और सीरम इंस्टीट्यूट का पार्टनरशिप है। भारत बायोटेक और जाइडस कैडिला हिंदुस्तानी वैक्सीन है। सब वैक्सीन जो यहाँ बनते हैं या बाहर से कोलैबोरेशन बनते हैं, हम यहाँ के लोगों को देंगे और बाहर के लोगों को भी देंगे। दूसरी बात हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब तक सब लोग सुरक्षित नहीं है, कोई सुरक्षित नहीं है। ये नहीं है कि मैं वैक्सीन लेके जाऊं और मैं सुरक्षित हूं, क्योंकि ऐसा होता है कि वैक्सीन का काम यह है कि पूरा कम्युनिटी को सुरक्षित करना, ट्रैवल को अलाउ करना, लोग बाहर से यहाँ यात्रा कर सकते हैं, हम दूसरे जगह जा सकते हैं। इसके लिए कम्युनिटी लेवल पे इम्यूनिटी होनी चाहिए। ये बहुत साइंटिफिकली बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके लिए सारी दुनिया को वैक्सीन मिलना बहुत ज़रूरी है। तो ये नहीं है कि सिर्फ हमें वैक्सीन दे दें या यूके या यूएसए उनको ही वैक्सीन ले लें और बाकी लोग जो करें करने दें, ऐसा नहीं हो सकता है। जी, एफिकेसी यानी इफेक्टिवनेस को लेकर भी डॉक्टर साहब सवाल उठ रहे हैं। ये वैक्सीन कितनी इफेक्टिव होगी? उसमें देखिए, जब तक हम फील्ड पे ट्रायल के रिजल्ट्स नहीं देखते, वो तो आने लगेंगे। अभी वैक्सीनेशन शुरू हो गई है, यहाँ भी शुरू होगी, उससे पता चलेगा कितना लेवल पे, फील्ड लेवल पे इम्यूनाइजेशन होनी चाहिए ताकि पूरा कम्युनिटी सुरक्षित हो। उसका प्रैक्टिकल डाटा आने लगेगी। अब तक जो आया है, जो फेज 3 के ट्रायल कहते हैं, उससे डाटा आया है। उससे ये बात आती है, वो ट्रायल काफ़ी कंट्रोल्ड है। कुछ लोगों को वैक्सीन मिलती है, उसी नंबर के लोगों को वैक्सीन, बिना वैक्सीन कुछ प्लेसिबो दिया जाता है, और ये देखा जाता है कि इन लोगों से कंपेयर करें तो कितना प्रोटेक्शन मिलता है। और उससे
60% से करीब 90% तक एफिकेसी चलती है। लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए, ये तो केयरफुली कंट्रोल ट्रायल पे है। जब फील्ड पे जाते हैं, साधारणतः लोग की वैक्सीन की ज़रूरत ज़्यादा होती है, कुछ बीमार लोगों को देने पड़ती है, कुछ बुजुर्ग लोगों को देने पड़ती है, तो यंग पीपल को देने पड़ती है। तो इफेक्टिवनेस जो वैक्सीन है, एफिकेसी के डिस्टिंक्टली देखें, वो फील्ड पे मेजर किया जा सकता है। जो एफिकेसी अभी है, उससे ये कहा जा सकता है कि इफेक्टिवनेस काफ़ी ज़्यादा होगी। बेहतर है। सर, अब नए म्यूटेशन की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि ये जो नया स्ट्रेन है वो चिंता का विषय है। ब्रिटेन का ये नया स्ट्रेन भारत भी आ रहा है। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, क्या ये वैक्सीन इस पर काम करेगी? क्या इस नए स्ट्रेन को भी ये वैक्सीन कवर कर लेगी? ये देखिए, ये मान लीजिए कि जो वैक्सीन जो है, एक वायरस के ऊपर एक प्रोटीन है जो स्पाइक प्रोटीन कहा जा सकता है। स्पाइक प्रोटीन मतलब स्पाइक जैसे हमारी उंगली है, उस तरह से मान लीजिए। और ये स्पाइक प्रोटीन हमारे सेल के बाइंड करके अंदर चलती है पूरी वायरस। अब ये जो वेरिएंट है, इससे क्या होता है कि ट्रांसमिशन ज़्यादा बढ़ गई है। कैसे बढ़ गई है? ये जो स्पाइक प्रोटीन है जो सेल से चिपकती है, वो ज़्यादा टाइट चिपकती है। इससे ज़्यादा वायरस अंदर जा सकते हैं और ज़्यादा फैल सकते हैं। लेकिन पूरा स्पाइक प्रोटीन को ये बदला नहीं, थोड़ी एक जगह जहाँ चिपकती है अंदर जाती है, उसको बदला है। वैक्सीन जो है वो पूरी स्पाइक प्रोटीन के अगेंस्ट है। तो क्योंकि कई तरह से एंटीबॉडी बनाते हैं वैक्सीन, ना सिर्फ जो जगह चिपकती है, लेकिन पूरी स्पाइक प्रोटीन से। इसलिए पूरी उम्मीद है कि वैक्सीन अभी भी इस वेरिएंट के खिलाफ काम करेगी। उसका ऑन फील्ड एक्सपीरियंस अभी मिल रही है। जैसे यूके में ये बहुत फैल गए हैं वेरिएंट, और वैक्सीन भी चालू हो गई है, तो वहां से मालूम हो जाएगा कि वैक्सीन इफेक्टिव है। ये तो बड़ी राहत की बात है सर। सर, जिनको कोविड हो चुका है वो भी यूके वेरिएंट को लेकर परेशान है, उनसे आज आप क्या कहेंगे? वो उनको डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उनको भी ख्याल रखना चाहिए। दो कारण हैं। एक तो जिनको कोविड हो चुकी है, वो उनको ये वेरिएंट फिर से नहीं आएगी, लेकिन उनको जो हो गई है, उनका इम्यूनिटी लेवल्स बहुत कम से काफ़ी ज़्यादा उस पूरी रेंज में होगी, और मालूम नहीं है कितने रेंज। इसीलिए उनको भी वैक्सीन मिलेगी, वो उनको भी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये जो नई वेरिएंट है, वो एक बार अगर आपको आ गई, अगर दुनिया में अब तक एविडेंस है कि जब अगर एक बार कोविड आ गई, वो दूसरी रीइंफेक्शन जो है ज़्यादातर नहीं होती, अगर होती तो बहुत कम जगह अब तक एविडेंस है। तो उसके बारे में फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। सर, अब आपके एक ट्वीट का हम जिक्र कर लेते हैं। आपने एक ट्वीट किया, साइंस को आम लोगों के नज़दीक लेकर आना है। ज़रा आप इसे समझाइए, आपके कहने का मतलब क्या था? 2019 में अगर आप लोगों से पूछे आप साइंस से क्या चाहते हैं, वो बोलेंगे मैं किसानों के लिए ये चाहता हूँ, या एनर्जी के लिए ये चाहता हूँ, दवाई ये चाहता हूँ। लेकिन वो साइंस के फल चाहते थे, लेकिन साइंस के बारे में ज़्यादा नहीं चाहते थे। 2020 में ये बदलाव आई है कि लोग न सिर्फ साइंस के फल मांग रहे हैं, लेकिन साइंस भी मांग रहे हैं, रिसर्च भी मांग रहे हैं। ये तो बहुत बड़ा फर्क है। साइंटिस्ट भी पहले कहते थे कि हमें रिसोर्स दे दीजिए, हमें मालूम नहीं है कब लोगों को फायदा होगी, 1 साल में होगी, 10 साल में होगी। अभी साइंटिस्ट एक साथ आके लोगों के लिए तुरंत काम किए हैं। तो अभी आगे जाके हमारे सामने एक बड़ी बारी एक प्रश्न है कि किस तरह से हम साइंस में इन्वेस्ट करें भविष्य के लिए, लेकिन साथ साथ अभी के लिए भी फल आए रिसर्च से। और ये कैसे करें, इसका आंसर आया है 2020 में। ये एग्रीमेंट साइंस और जनता के साथ चालू रखना चाहिए, एक बॉटम अप एफर्ट से, जिससे साइंस और विज्ञान और जनता एक साथ आए। इस तरीके से कहा जा सकता है, मोर साइंस मोर ह्यूमैनिटी, मच ह्यूमैनिटी। इंडिया टीवी से बात करने के लिए डॉक्टर राघवन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और इस बीच